हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या। मैं हूं अंशिता जिंदल, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और बेटा मैं ऑलरेडी आपको इस चैनल पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवा चुकी हूं। यूटिलिटी एनालिसिस हमने कर लिया, इंडिफरेंस कर्व हमने कर लिया। आज चैप्टर 2 को कर देंगे हम खत्म। आज हम करेंगे कंज्यूमर के बजट के बारे में, जिसमें हम बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे एंड बजट लाइन के बारे में पढ़ के फिर हम लास्ट में करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंडर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाएगा। तो अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो मैं डाल दूंगी। उससे तुम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज की देख सकते हो। तो एवरी वीक मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को बेटा 4 बजे तुम्हारी अकाउंट्स की वीडियो आती है हमारे चैनल पे एंड 7 बजे इको की एंड बीएसटी की वीडियो आती है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा साल बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री हमारे चैनल पे मिलने वाला है। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी जो है तुम फॉलो कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा। वहां पे सारे नोट्स, सारे अपडेट्स तुम्हें टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज हम बेटा जी बात करने वाले हैं कि हमारा ये बजट लाइन, बजट सेट, ये बजट क्या है कंज्यूमर का। तो पिछली वीडियो का अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं, जिसमें मैंने तुम्हें कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया था। इंडिफरेंस कर्व क्या था? हमारा एक ऐसा कर्व था जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स बनाए थे एंड मैंने बोला था कि इस कर्व के ऊपर तुम जितने मर्जी पॉइंट्स बना लेना, इन सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर को जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर वो किसी एक चीज का ज्यादा कंजम्पशन करना चाहता है तो उसको किसी दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो कंज्यूमर हमेशा एक को सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो दूसरे को गेन कर सके। विच इज वाई कंज्यूमर की जितनी भी हम कॉम्बिनेशंस अलग अलग गुड्स की यहाँ पर बना रहे थे, जितने भी बंडल अलग अलग बना रहे थे, उन सबसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलती थी। ये था मेरा इंडिफरेंस कर्व। ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, ये कन्वेक्स शेप का होता है। अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ पे हैं तो इसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता था। हमने कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसका नाम क्या होता है? एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का नाम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी एक और टॉपिक, जो कि बजट लाइन का टॉपिक, कंज्यूमर के बजट का टॉपिक। ठीक है, देखो जब मैंने तुम्हें ये आईसी पढ़ाया था ना, इसमें मैंने सिंपल ना इतना बोला था कि तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल एक एप्पल खरीद रहे हो और 5 ऑरेंज खरीद रहे हो, तो तुम्हें ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि तुम एक और एप्पल खरीद सको। ठीक है ना, तो तुम्हें एप्पल बढ़ाने के लिए ऑरेंज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ना क्वांटिटी के टर्म्स में बोला था, मैंने यहाँ पे कहीं पे पैसे की बात करी ही नहीं थी कि इसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, इस पे कितना पैसा लग रहा है। मैंने कंज्यूमर के पैसे की बात करी ही नहीं थी। मैंने तो बस इतना बोला था कि लिमिटेड इनकम है, फिक्स्ड इनकम है, तो अगर एक चीज ज्यादा खरीदनी है दूसरे को सेक्रीफाइस कर दो, सिंपल बात हो गई। हमने बस इतना बोला था, क्वांटिटी के टर्म्स में कॉम्बिनेशन बनाए थे। अब मुझे पैसे की बात तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे निकालना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट निकालना है। अरे इक्विलिब्रियम निकालोगे तो तब ना, जब उसकी तुम्हें इनकम पता होगी कि भैया इतनी इनकम में बता दो कितना इक्विलिब्रियम आएगा, कहाँ इक्विलिब्रियम आएगा। तो कंज्यूमर का बजट भी तो पता होना चाहिए, इनकम भी तो पता होनी चाहिए ना। तो उसके बजट के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो बजट से रिलेटेड ही अब हम बंडल्स बनाते हैं। ऐसे बंडल्स बनाएंगे जो कि वो अपनी गिवन इनकम के साथ खरीद सके, अपनी गिवन इनकम के साथ खरीद सके। दिल तो मेरा करता है मर्सिडीज भी खरीद लूं, बीएमडब्ल्यू भी खरीद लूं, जैगुआर भी अच्छी लगती है वैसे तो, बट पैसा, इनकम भी तो चाहिए। ठीक है, बजट भी तो होना चाहिए, अफोर्ड भी तो करना चाहिए। तो मैं अपनी कॉम्बिनेशंस को भी इस हिसाब से बनाऊंगी कि वो मेरे बजट में फिट हो सके। ठीक है, सो कंजम्पशन बंडल इज अ सेट ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर में चूज टू कंज्यूम। मैं अलग अलग बंडल बनाऊंगी, जो बंडल एक कंज्यूमर खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्हीं सभी बंडल्स को मैं जो है ये नहीं कह सकती कि ये सारे बंडल्स जो है कंज्यूमर के बजट के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ दैट अ कंज्यूमर में चूज टू कंज्यूम। मैं सारे बंडल अलग अलग अगर बना देती हूँ कि जो बंडल जो है कंज्यूमर खरीद सकता है, अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देते हो वो क्या हो जाएंगे? बंडल। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2-3 जो आती है, वो है बजट सेट की, बजट कॉन्स्ट्रेंट की एंड बजट लाइन की डेफिनेशन। बजट सेट की, बजट कॉन्स्ट्रेंट की एंड बजट लाइन की डेफिनेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले बजट लाइन के बारे में देखो तुम। बजट लाइन जो है, बजट लाइन जो है ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं कहती थी इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वैसे लाइन भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द पोटेंशियल कॉम्बिनेशन, उन सभी पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस का, दो गुड्स की उन सभी कॉम्बिनेशंस का, दैट कैन बी बॉट विद इन अ सर्टेन इनकम एंड प्राइस एंड ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड द सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। कहते हैं अगर मैं वो सारे कॉम्बिनेशंस एक लाइन के ऊपर बना दूं, जो सारे कॉम्बिनेशन में अपनी गिवन इनकम के साथ खरीद
सकती हूँ एंड उन कॉम्बिनेशन से मुझे सेम सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन मिलके मेरी बजट लाइन बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 100 रुपए में ये वाला कॉम्बिनेशन खरीद सकती हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन खरीद सकती हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अगर मैं ऐसे सारे कॉम्बिनेशन एक लाइन के ऊपर बना दूं, जो सारे कॉम्बिनेशन मैं अपनी इनकम में खरीद सकती हूँ, जो सारे कॉम्बिनेशन में अपनी पूरी इनकम खर्च करके खरीद सकती हूँ, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को बना दूं और एक लाइन बना दूं इन सबको जोड़ के, वो लाइन क्या कहलाएगी? बजट लाइन कहलाएगी। तो बजट लाइन के ऊपर बेटा सिर्फ वो वाले कॉम्बिनेशन आते हैं जो मैं अपनी गिवन इनकम में खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो आगे देखो, सिंपली पुट अब बजट लाइन इज द लोकस, यानी कि बजट लाइन आप कह सकते हो एक तरीके से टोटल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, सारी कॉम्बिनेशंस है दो गुड्स का, दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड हुज कॉस्ट इज इक्वल टू हिज इनकम। कहते हैं अगर मेरी इनकम 100 रुपए है और 100 रुपए में मैं जो जो कॉम्बिनेशन खरीद सकती हूँ, 100 रुपए की ही कॉस्ट में जो कुछ मैं खरीद सकती हूँ, वो सब मेरी बजट लाइन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन बजट सेट देखो क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, देखो इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द फिजिबल यूटिलाइजेशन बंडल्स that someone can manage provided the cost of commodities and person's earning degree. Budget set is always bounded by the budget line, ठीक है। अब बजट सेट और बजट लाइन में फर्क क्या है, मैं तुम्हें ये चीज खुद लिख के समझाती हूँ। देखो अभी तक तुम्हें थोड़ा कम समझ आएगा, अब हम ध्यान से समझते हैं बजट सेट और बजट लाइन क्या होता है। तो देखो बजट का तुम्हें मतलब पता ही है, बजट का मतलब होता है कि अगर मेरी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की, तो मैं 100 रुपए में क्या क्या खरीद सकती हूँ, मेरा बजट कितने का है, 100 रुपए का मेरा बजट है, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक साइड पे मेरे पास एप्पल्स है, एक साइड पे मेरे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अगर मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने बैठूं कि मैं 100 रुपए में लेट्स से एक एप्पल खरीद सकती हूँ और लेट्स से 15 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, या फिर मैं 100 रुपए में 2 एप्पल खरीद सकती हूँ और 11 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, या फिर मैं 100 रुपए में ही 3 एप्पल खरीद सकती हूँ, 8 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, या फिर मैं 100 रुपए में ही 4 एप्पल्स खरीद सकती हूँ और लेट्स से यहाँ पर हमारे 6 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अपने 100 रुपए में ही ये सब कुछ खरीद सकती हूँ, इन सभी की कॉस्ट क्या है, 100 रुपए है। मैं अपनी गिवन इनकम में, अपने गिवन बजट में ये सब कुछ खरीद सकती हूँ। लेकिन बेटा अगर मैं एक चीज बोलूँ कि मुझे 100 रुपए में 4 एप्पल और 6 ऑरेंज मिलेंगे, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 100 रुपए से कम प्राइस में, अंडर 100 रुपीज, लेस देन 100 रुपीज में मुझे फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस मिल जाएंगे ना, क्योंकि 1 और 15 का रेट अगर 100 रुपए है, 1 और 10 का रेट कितना होगा, लेस देन 100 होगा। सिमिलरली मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि मैं 100 रुपए में लेट्स से 2 एप्पल खरीद सकती हूँ और 5 ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ, या फिर मैं लेस देन 100 रुपीज में ही 4 एप्पल 4 ऑरेंजेस खरीद सकते हो। मैं तुम्हें कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं कम क्वांटिटी खरीदना चाहूं तो कम प्राइस में खरीद सकती हूँ। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, मैं 100 रुपए में ये सब कुछ खरीद सकती हूँ, लेकिन 100 रुपए के अंदर मैं इससे कम क्वांटिटी खरीद सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये सारा कुछ, ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस, ये सारी कॉम्बिनेशंस मैं अपने गिवन बजट में खरीद सकती हूँ। पर ये कॉम्बिनेशन दो तरीके की है। पहली वो कॉम्बिनेशन जहां पर मेरी टोटल पूरी की पूरी इनकम जो है खर्च हो जाएगी, लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहां पर पूरी इनकम खर्च मेरी नहीं होने वाली है। तो ये दो तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे बन सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बजट सेट की, तो ये जो मैंने पूरा टेबल बनाया है, इस पूरे टेबल को क्या बोला जाता है, इस पूरे टेबल को बोला जाता है बजट सेट। बजट सेट में दो तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं, एक वो कॉम्बिनेशन जिन पे मेरी पूरी इनकम खर्च हो गई, और एक वो कॉम्बिनेशन जो मेरी इनकम के अंदर आते हैं जहां पूरी इनकम खर्च नहीं हुई है, पर मैं उनको खरीद सकती हूँ मेरी गिवन इनकम के अंदर ही, ठीक है जी। तो बजट सेट में ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा बजट लाइन की, तो बजट लाइन के ऊपर सिर्फ ये वाले कॉम्बिनेशन आएंगे। ये वाले कॉम्बिनेशन, बी वाले जो कॉम्बिनेशन है, ये बजट लाइन पे नहीं आएंगे। बजट लाइन पे ये कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, बजट लाइन पे सिर्फ ऊपर वाले कॉम्बिनेशन आएंगे। तो बजट लाइन सिर्फ वो वाले कॉम्बिनेशन दिखाती है जो मैं पूरी इनकम खर्च करके बाय कर सकती हूँ, पर बजट सेट वो सारे कॉम्बिनेशन दिखाती है जो मैं पूरी इनकम खर्च करके बाय कर सकती हूँ या फिर कम इनकम खर्च करके बाय कर सकती हूँ। तो बजट सेट में क्या क्या आता है, बजट सेट में आता है लेट्स से PX QX प्लस PY QY should be less than equal to your income, एंड बजट लाइन में आता है कि PX QX प्लस PY
क्यू वाई शुड बी इक्वल टू योर इनकम। ये है बजट सेट, ये है बजट लाइन। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये मैं कह रही हूँ कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि कितना पैसा मैं एक्स पे खर्च करूंगी प्लस कितना पैसा मैं वाई पे खर्च करूंगी। लेट्स से यहाँ पर मैंने 80 रुपए खर्च किए, यहाँ पर मैंने 20 रुपए खर्च किए, टोटल 100 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो बजट लाइन पे सिर्फ वो कॉम्बिनेशन आएंगे जितना पैसा मैंने एक्स पे खर्च किया प्लस जितना पैसा मैंने वाई पे, दोनों कमोडिटीज पे खर्च किया, वो सारा पैसा इक्वल होना चाहिए मेरी इनकम के। इनकम को मैंने वाई बोला है, ठीक है। लेकिन बजट सेट में क्या आएगा कि जितना पैसा एक्स पे खर्च किया प्लस कितना पैसा वाई पे खर्च किया, इन दोनों का जो सम है या तो वो इनकम के वाई के बराबर हो या फिर वो इनकम से कम हो सकता है। यानी कि ये इनका सम 100 हो सकता है इनकम के बराबर, या 100 से कम भी हो सकता है। तो बजट सेट में दो तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं, विच आर लेस देन और इक्वल टू माई इनकम। पर बजट लाइन में सिर्फ वो वाले कॉम्बिनेशन आते हैं विच आर इक्वल टू माई इनकम, दैट्स इट। तो ये वाली जो इक्वेशन है बजट सेट की है और ये वाली जो इक्वेशन है वो बजट लाइन की इक्वेशन कहलाती है। ये इन दोनों की जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस आपको आनी बहुत जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लस कई बार तुम्हारी बुक में यहाँ पे इनकम को वाई लिखा हो सकता है, कई बार तुम्हारी बुक में यहाँ पर जो इनकम है इनकम को एम लिखा हुआ हो सकता है। कई बार बुक में इनकम को एम लिखा हो सकता है, कई बार बुक में इनकम को वाई लिखा हो सकता है। बजट सेट में दो तरीके की आएंगी, लेस देन इक्वल टू। बजट लाइन में सिर्फ इक्वल टू वाली आएंगी, ठीक है जी। ये हो गया मेरा बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट लाइन जो है बेटा तुम देख सकते हो, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जाती हुई, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा किसी एक को, गुड वाई को ज्यादा पाना है तो एक्स को सेक्रीफाइस करो, एक्स को ज्यादा पाना है तो वाई को सेक्रीफाइस करो। ये इंडिकेट करती है मेरी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है, कि हमेशा एक के बदले में दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ऑन द बजट लाइन जो पॉइंट्स हैं, ऑन द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मेरी इनकम के, इनकम को मैं वाई लिख रही हूं, वो मेरी इनकम के बराबर हैं। अंडर द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे कम, मेरी इनकम से कम पैसा खर्च हो रहा है। ओवर, या मैं बोलूं अबव द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं, अबव द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरी इनकम से बाहर है, वो मेरे बजट से बाहर है। देखो जितने भी पॉइंट्स आई एच जी एफ ई, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारी मेरे बजट लाइन के ऑन द बजट लाइन है, तो ये मेरी इनकम के बराबर है। यहाँ पूरी इनकम खर्च हो जाएगी और मैं इन पॉइंट्स को खरीद सकती हूँ। लेकिन बजट लाइन के अंडर जितना भी पॉइंट है, लेट्स से ये डी है या फिर ये जेड पॉइंट मैंने डाला, ये वाई पॉइंट मैंने डाला, ये सारे पॉइंट्स अंडर द बजट लाइन है, तो ये मेरे बजट के अंदर आ जाएंगे। यानी 100 रुपए से कम पैसे में मैं ये खरीद सकती हूँ। और ऐसे कितने भी पॉइंट मैं इसके अंदर बनाती रहूं, ये सारे क्या इंडिकेट करते हैं, देखो ये सारे पॉइंट इंडिकेट करते हैं इनकम इज अंडर स्पेंट, मेरी पूरी इनकम अभी खर्च नहीं हुई है। इन्हीं सभी पॉइंट्स को जो ऑन द बजट लाइन है, जो अंडर द बजट लाइन है, इन्हीं सभी को मैं क्या बोलती हूँ, इन्हीं सभी पॉइंट्स को मैं अटेनेबल पॉइंट्स बोलती हूँ, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन है या अंडर द बजट लाइन है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को मैं अटेनेबल पॉइंट्स बोलती हूँ। लेकिन जितने भी पॉइंट्स बेटा मेरे बजट लाइन के बाहर हैं, अबव हैं, ओवर द बजट लाइन है, लेट्स से यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया क्यू लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया, पी लिख दिया, ये सारे जो पॉइंट्स है बजट से बाहर हैं, अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मेरी इनकम से ज्यादा पैसा चाहिए इन पॉइंट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्वांटिटी ज्यादा है, इन सभी पॉइंट्स को खरीदूंगी तो ज्यादा पैसा लगेगा जो मैं खरीद नहीं सकती, मेरे बजट के बाहर है। तो ये सारे पॉइंट्स अनअटेनेबल पॉइंट्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर अबव और ओवर द बजट लाइन, ठीक है। तो तीन तरीके के पॉइंट्स हैं, ऑन द बजट लाइन, अंडर द बजट लाइन, ये दोनों अटेनेबल हैं। अबव द बजट लाइन वाले अटेनेबल नहीं होते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन की देखो अगर बेटा मैं बात करूं तो बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या कहलाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं तुम्हें समझा रही हूं। जो स्लोप, किसी भी चीज का जो स्लोप है, किसी भी चीज का स्लोप कैसा निकाला जाता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके निकाला जाता है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके निकाला जाता है कि वाई एक्सिस पे जो चीज है उसको चेंज, उसमें कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो चीज है उसमें कितना चेंज आया। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बजट लाइन का जो स्लोप है बस तुम्हें उसका नाम याद रखना है और कुछ तुम्हें यहां से करने की जरूरत नहीं है। बजट लाइन का जो स्लोप है उसका नाम क्या होता है, नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर एमआरई उसका नाम होता है। क्या नाम होता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर एमआरई उसका नाम होता है। दूसरा नाम उसका क्या होता है, प्राइस रेशो होता है। दूसरा नाम उसका क्या होता है, प्राइस रेशो होता है। तीसरा नाम देखो जो उसका होता है, तीसरा नाम इसका जो होता है वो हमारे पास होता है, मैं यहां लिख देती हूँ, पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। तीसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में अगर एक मैं सम अप करके बताऊं, जो मेरा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो एम आर एस होता है, और जो मेरे बजट लाइन का स्लोप होता है उसको मैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बोल सकती हूँ, एम आर ई बोल सकती हूँ,
ठीक है, सॉरी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसी को मैं प्राइस रेशो भी बोल सकती हूँ और इसी चीज को मैं पीएक्स अपॉन पीवाई भी बोल सकती हूँ। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का एक ही नाम है, बजट लाइन के स्लोप के 3 अलग अलग नाम हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम तुम्हारी किताब में, तुम्हारे पेपर में तुम्हें दिया हो सकता है। तुम्हें तीनों के तीनों नाम याद करने पड़ेंगे। देयर आर नो एक्सेप्शंस। तुम नहीं ये कर सकते कि एक याद कर लिया, नहीं, तीनों नाम याद करने पड़ेंगे। जो बेटा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताती हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पर जिसको मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे पूछा जाएगा। एंड तुम्हारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सिर्फ 11th में नहीं बल्कि इसके बाद 12th के बाद CUET में भी पूछी जाएगी, तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस के टाइम पे पूछी जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिकली अच्छे से याद कर लेना और इसके नोट्स कभी फेंकना मत, बाद में काम आएंगे, ठीक है जी। चलो अच्छा, अटेनेबल नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि जो भी ऑन द बजट लाइन है या अंडर द बजट लाइन है उनको अटेनेबल या फिजिबल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। जो आउटसाइड द बजट लाइन है या अबव द बजट लाइन है या ओवर द बजट लाइन है वो नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। ये सब मैंने बता दिया। अगली चीज आती है शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन। ये भी बहुत अच्छी चीज है। देखो बजट लाइन बनाने के लिए ना मैं 2 तरीके के असम्पशन ले रही थी, जो मैंने शुरू में बताया था इंडिफरेंस कर्व के टाइम पिछली वीडियो में। 2 मेजर हमारे असम्पशंस थे। पहला असम्पशन था कि कंज्यूमर की जो इनकम है और दूसरा एजम्पशन था कि जो हमारा प्राइस है दोनों ही गुड्स का, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। पहला अजम्पशन क्या था, कंज्यूमर की इनकम। दूसरा अजम्पशन क्या था कि जो दोनों चीजें हैं, एक्स वाली गुड और वाई वाली गुड, उन दोनों का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। अब एक चीज सोच के देखो, मैंने ना इनकम कांस्टेंट रखी, प्राइस इसका कांस्टेंट रखा, प्राइस दूसरी वाली का कांस्टेंट रखा और बजट लाइन बना दिया कि मेरे इन प्राइजेस पे गिवन इनकम में मैं 1 एप्पल खरीद सकती हूँ, 15 ऑरेंज खरीद सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं एप्पल भी ज्यादा खरीदूंगी, ऑरेंज भी ज्यादा खरीदूंगी। अगर मेरी इनकम कम हो गई, मैं एप्पल भी कम खरीद पाऊंगी, ऑरेंज भी कम खरीद पाऊंगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एप्पल का प्राइस गिरा, ऑरेंज के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, एप्पल सस्ता हो गया लेकिन ऑरेंज के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं ऑरेंज की क्वांटिटी में चेंज लाऊंगी ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल को ज्यादा खरीदूंगी, ऑरेंज उतने का उतना खरीदूंगी। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, अजम्पशन था मेरा दोनों गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, ये भी मेरा अजम्पशन था। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है। कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है। शिफ्ट का मतलब होता है पूरी तरह से अपनी जगह को छोड़ के एक नई जगह पे पहुंच जाना, अपनी पुरानी जगह को छोड़ के एक नई जगह पे पहुंच जाना। इसका क्या मतलब होता है शिफ्ट का, सिंपल भाषा में देखो, सिंपली क्या मतलब होता है शिफ्ट का, मतलब होता है बेटा कि तुम्हारी जो दोनों चीजें हैं, एक्स एक्सिस वाली भी और वाई एक्सिस वाली भी, दोनों बढ़ेंगी। जब मेरी इनकम बढ़ेगी, जब मेरे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर एक्स को भी ज्यादा खरीद सकता है, वाई को भी ज्यादा खरीद सकता है, तो वो एक्स वाली को भी ज्यादा खरीदेगा, लेट्स से अब इतना खरीदेगा, और वाई वाली को भी ज्यादा खरीदेगा तो लेट्स से अब इतना खरीदेगा। तो अब कंज्यूमर का जो बजट लाइन है वो कैसे बनेगा, इन दोनों नए वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा। तो मैं ये दोनों नए वाले पॉइंट्स को जब ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, एक पूरी तरह नई बजट लाइन बन गई जिसका कोई भी पॉइंट पिछली वाली के साथ सेम नहीं है, जो पिछली वाली से कहीं भी जुड़ नहीं रही। तो एक्स भी बढ़ गया और y भी बढ़ गया, तो ये मेरी नई बजट लाइन बन के आ गई। तो जब कंज्यूमर की इनकम बदलती है बेटा, पूरी तरह से एक नई बजट लाइन बन के आ जाती है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ कि बजट लाइन शिफ्ट हो गई है। तो अगर कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम को मैं y से डिनोट करती हूँ, अगर इनकम बढ़ेगी, बजट लाइन बाहर की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो गिरेगी तो कंज्यूमर वाई भी कम खरीदेगा, एक्स भी कम खरीदेगा, बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर इनकम कंज्यूमर की गिरेगी तो बजट लाइन बेटा जी मेरी लेफ्ट की तरफ, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बजट लाइन अंदर की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे पहले, ठीक है। ये ओ होगा, एक्स होगा, वाई होगा। पहले एक ओरिजिनल बजट लाइन बनाओगे, फिर बाहर की तरफ एक नई बजट लाइन बनाओगे। इसको तुम BL बजट लाइन नाम दे सकते हो, इसको तुम बजट लाइन 1 नाम दे सकते हो। इसको तुम बोलोगे राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि बाहर की तरफ शिफ्ट हुई है, मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आई, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए नीचे की तरफ आती हुई। अगर इनकम गिर गई है तो अंदर की तरफ एक लाइन बनाओगे, एक्स और वाई को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दोगे, इसको नाम दे दोगे BL2 बजट लाइन नंबर 2,
ठीक है, ये हो गया हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन, जो कि कब होता है, इनकम के बढ़ने या कम होने पे होता है। तो अगर इनकम कम ज्यादा होगी तो चेंज क्या आएगा, शिफ्ट की चेंज आएगा। ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब भी इनकम इंक्रीज होती है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन ही विल बी एबल टू परचेज मोर बंडल्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो एक्स एंड वाई दोनों को ही अब ज्यादा खरीद सकता है। तो उसकी जो बजट लाइन है वो कहाँ, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पर अगर तुम्हारी इनकम में रिडक्शन आता है, इफ देयर इज रिडक्शन इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो जो बजट लाइन है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैंने तुम्हें दिखा दिया है बना के, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी इनकम कम हुई है या ज्यादा हुई है। लेकिन अगर बेटा प्राइजेस में चेंज आता है, अगर प्राइजेस में चेंज आता है, अगर दोनों का ही प्राइस बढ़ गया, अगर दोनों का ही प्राइस बढ़ गया तो अब कंज्यूमर दोनों को ही कम खरीद पाएगा, तो बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। अगर दोनों का ही प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर दोनों को ज्यादा खरीद पाएगा, तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, देखो तो चेंज इन द प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, ठीक है, अगर दोनों का प्राइस चेंज हो जाता है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अगर दोनों का प्राइस गिर जाता है तो बजट लाइन बाहर की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि दोनों सस्ते हो गए, अब कंज्यूमर दोनों को ज्यादा खरीद सकता है। वहीं पे अगर दोनों का प्राइस बढ़ गया तो बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बजट लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, क्योंकि अब दोनों को ही कंज्यूमर कम खरीद सकता है क्योंकि दोनों का रेट बढ़ गया। तो शिफ्ट कब कब होगा, तो शिफ्ट इन बजट लाइन कब कब होगा, शिफ्ट इन बजट लाइन होगा अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, या फिर अगर प्राइजेस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, अगर दोनों की ही प्राइजेस में चेंज आता है तो शिफ्ट होगा। लेकिन अब एक लास्ट केस मेरे पास आता है, जो कि लास्ट केस मेरे पास आता है कि मैम रोटेशन कब होगी बजट लाइन की, रोटेशन कब होगी बजट लाइन की, रोटेशन तब होगी बजट लाइन की जब प्राइस में चेंज आएगा ऑफ एनी वन, या तो x के प्राइस में चेंज आएगा या तो y के प्राइस में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, देखो सिंपल सी बात है, हमने एक बजट लाइन बनाई है, इधर मेरा OY है, ठीक है ना, तुम सबको पता ही है, और इधर मेरा OX है। मैं कहती हूँ x महंगा हो गया, अगर x महंगा हुआ तो x को कम खरीद पाऊंगी, तो x को कम कर दिया, y को छेड़ना ही नहीं है, तो ऐसे बन जाएंगे, समझ रहे हो। अच्छा, अगर x सस्ता हो गया, अगर x वाला जो प्राइस है उसका सस्ता हो गया, अगर x सस्ता हो गया तो मैं x को ज्यादा खरीद पाऊंगी, y को छेड़ूंगी ही नहीं, तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर y महंगा हो गया, अगर y महंगा हो गया तो मैं x को नहीं छेड़ूंगी, y को कम कर दूंगी, और अगर y सस्ता हो गया, अगर y सस्ता हो गया तो क्या करूंगी, x को नहीं छेड़ूंगी, y को बाहर की तरफ भेज दूंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है ना एक पॉइंट मेरा पिछली बजट लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज वाई मैं इसको शिफ्ट नहीं, मैं इसको रोटेशन बोल रही हूँ, मैं इसको शिफ्ट नहीं, मैं इसको रोटेशन बोल रही हूँ, समझ रहे हो। अगर x और y दोनों चेंज होते तो शिफ्ट हो जाता, पर क्योंकि किसी एक के प्राइस में चेंज आया, तो अगर x का प्राइस बढ़ गया, x की क्वांटिटी कम हो जाएगी, y को चेंज नहीं करना, अगर y का प्राइस बढ़ गया तो y की क्वांटिटी कम हो जाएगी, x को चेंज नहीं करना, अगर y का प्राइस गिर गया तो y की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, x को चेंज नहीं करना। यहां पर क्योंकि एक पॉइंट पिछली बजट लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं शिफ्ट नहीं, इसको मैं रोटेशन इन बजट लाइन बोलूंगी। तो रोटेशन कैसे हो रही है, या तो ऐसे हो गई, देखो कि y चेंज हो गया, x वहीं का वहीं है, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा कि x को चेंज कर दोगे, y वहीं का वहीं रह जाएगा, ऐसे और ऐसे, चार तरीके की रोटेशन हो जाएगी, या तो y अंदर बाहर और x वहीं का वहीं है, या y वाला वहीं का वहीं है, x अंदर या बाहर हो जाएगा, सिंपल बात हो गई। ये चार तरीके की जो मेरी क्या हो जाएगी, जो रोटेशन हो जाएगी, सिंपल समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर x में चेंज आया है, अगर x में चेंज आया है तो या तो x अंदर की तरफ जा रहा है या x बाहर की तरफ जा रहा है, y वहीं का वहीं है। अगर x का रेट कम हो गया तो x की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, y में चेंज नहीं आएगा। अगर x का रेट बढ़ गया तो x की क्वांटिटी कम, y सेम टू सेम है। सिमिलरली उल्टा हो सकता है कि x वहीं का वहीं है, y कम हो गया या y ज्यादा हो गया, ठीक है। ये चार तरीके की क्या हो सकती है, रोटेशन हो सकती है। यहाँ पे मेरा बजट लाइन का भी जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से खत्म होता है। मैंने क्या बोला है, बजट लाइन क्या बताता है, इन टर्म्स ऑफ पैसे के टर्म्स में बताता है कि तुम क्या खरीद सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते हो। बजट लाइन का जो स्लोप था उसको मैंने MRE बोला था, या फिर मैंने प्राइस रेशो बोला था, या फिर मैंने उसको PX/PY का फॉर्मूला लगाया था। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप था उसका मैंने नाम रखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। बजट लाइन जो है मेरी होती वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट वो एक स्ट्रेट लाइन होती है,
जो एक्स और वाई एक्सिस को टच हो रही होती है। इंडिफरेंस कर्व जो है मेरा होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट वो कन्वेक्स शेप का होता है जो एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं होता। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुकी हूँ। अब एक छोटा सा टॉपिक आएगा मेरा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को निकालने का, जिसके लिए मुझे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों की मदद पड़ेगी। बजट लाइन ये बताएगा कि मैं क्या खरीद सकती हूँ, क्या नहीं खरीद सकती हूँ। इंडिफरेंस कर्व बताएगा कि मुझे कब कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सब पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तुम्हें याद है ना, इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे इन सब पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक हायर इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगी तो IC2 पे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू IC1। IC2 पे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है एज कंपेयर टू IC1। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे A और B पे तो सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पर मुझे C पे इन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि वो हायर है। अगर इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट नहीं आता प्लीज पहले पिछली वीडियो देखो, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसके बिना नहीं निकाल पाओगे। तो इंडिफरेंस कर्व में मैंने बोला था ए और बी पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, लेकिन सी जो है वो इन दोनों से ज्यादा होगा, सी क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। ये सारी अगर चीजें पता है तो अब हम निकालेंगे कंज्यूमर का ऑप्टिमम चॉइस, यानी कि कंज्यूमर का हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम बाय द आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसकी दो कंडीशन होती हैं, इसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की निकालने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देखो मेरी क्या बोलती है, सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या बोलती है, इसको मैं दो तीन तरीके से लिख सकती हूँ। इस कंडीशन को देख लो क्या बोल रही हूँ। इस कंडीशन को हम कैसे क्या बोलेंगे, पहली जो कंडीशन है हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो स्लोप है, यहाँ लिख लेते हैं, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साफ सुथरी राइटिंग में। दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, किस चीज की, फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, ठीक है। दो कंडीशंस होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो मेरा स्लोप है ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए बराबर स्लोप ऑफ बजट लाइन के। बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, MRS। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, प्राइस रेशो, या फिर PX/PY, या फिर MRE। स्लोप ऑफ बजट लाइन के तीन नाम होते हैं। तो इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। इसी पॉइंट को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसी पॉइंट को मैं लिखती हूँ कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू, सॉरी उल्टा, इसको मैं लिखूंगी इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू budget line. Indifference curve should be tangent to budget line at the point ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा उस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन के। ये एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट को लिखने के तीन तरीके हैं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ऐसा भी लिख सकती हूँ और ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है, मतलब समझाऊंगी। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पॉइंट मेरा ये होता है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स, जो कि वो होता ही है, जो कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज में ही पढ़ाया था। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS शुड बी फॉलिंग, MRS शुड बी फॉलिंग। अब मैंने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, एक बार तुम इनको नोट डाउन कर लो। अब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है। तो देखो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस। अगर मुझे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो उसकी दो अलग अलग कंडीशंस होती है। पहली ये कंडीशन है जिसको तीन तरीके से आप पेपर में लिख कर आ सकते हो, या क्वेश्चन तीन तरीके से उसको लिख के दे सकता है। दूसरी ये कंडीशन है जिसको अगेन दो तरीके से लिखा जा सकता है। कंडीशन दो ही है, लिखने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है वो बोलती है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है बेटा वो बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। स्लोप का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। मैं चीख के ऑलरेडी एक दो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। इसके स्लोप का नाम होता है MRS, तो मैंने यहाँ पे इसके स्लोप का नाम लिखा। इसके स्लोप का नाम तीन होते हैं, प्राइस रेशो, PX/PY या फिर MRE। तो इसके स्लोप का मैंने नाम लिखा। तो इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। अब बेटा स्लोप बराबर कब होते हैं, जब ना इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है बजट लाइन के। टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि वो उसको टच करके निकल गई, वो उसको काट के नहीं निकली। इंडिफरेंस कर्व ने बजट लाइन को काटा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं किया। इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करके निकल गई, ठीक है, मौत बस टच
टच करके निकल गई, ठीक है, मौत जो है काट के नहीं गई है, ठीक है, तो वो बात है। इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन, ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरी चीज तो बहुत ऑब्वियस है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होनी चाहिए, वो होती भी है। तो ये ऑप्शन, ये तो है ही, इसमें तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है ही नहीं, ये कंडीशन तो होता ही है। अगर इंडिफरेंस कर्व बना रहे हो तो वो कन्वेक्स ही बनाओगे, और उसका जो एमआरएस है वो गिरता ही है, वो डिक्लाइनिंग ही होता है, फॉलिंग ही होता है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक में हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझा था कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता ही है। एमआरएस जो है, मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो फॉलिंग ही होता है। अब देखो क्या बोला है मैंने, देखो मैंने ना तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स बनाए, यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स बनाए। देखो IC1, IC2, IC3, तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। इन तीनों में तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे, इन तीनों में IC1 जो है वो सबसे नीचे है, IC2 सेकंड नंबर पे है, IC3 सबसे ऊपर है, IC3 सबसे ऊपर है, ठीक है। और ये वाली जो एक लाइन है A से लेके B तक, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, मेरी बजट लाइन है, ये क्या है, मेरी बजट लाइन है। अब तुम देखो ये जो तीनों ग्राफ हैं 1, 2 और 3, इनमें से IC3 सबसे ऊपर है, हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, फिर IC2 है, फिर IC1 है। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि मैं अगर कुछ खरीद रही हूं मैं IC3 पे खरीदूं क्योंकि वो सबसे हायर है, ठीक है। मैंने फिर से बोल रही हूं मैं बार बार कि पिछला अगर लेक्चर नहीं देखा पहले वो देख लेना, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो इंडिफरेंस कर्व ना हमने बोला था कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देता है, ज्यादा खुशी देता है, तो कंज्यूमर हमेशा ट्राई करेगा कि मैं हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे कुछ खरीदूं। तो हाईएस्ट जो इंडिफरेंस कर्व है मेरा C, ये 3 वाला है, अगर इस पे कोई भी पॉइंट है ये मुझे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी इंडिफरेंस कर्व पे कुछ खरीदूं। लेकिन क्या मैं वो खरीद सकती हूँ, क्या मैं वो खरीद सकती हूँ, क्या वो मेरे बजट लाइन में आता है? तो मैम बजट लाइन तो ये रह गई ना नीचे, ये तो बजट लाइन के बाहर हो गया ना। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो गए मेरे, ये तीनों चारों पॉइंट क्या हो गए, अबव दी बजट लाइन हो गए। तो ये तीनों चारों पॉइंट मेरे क्या हो गए, अनअटेनेबल पॉइंट हो गए। सिंपल बात हो गई, ये सारे क्या हो गए, अनअटेनेबल पॉइंट हो गए। वही बात है ना, अच्छी तो जैगुआर भी लगती है, मर्सिडीज भी लगती है, सब अच्छा लगता है, पर खरीद थोड़ी सकती है क्योंकि वो बजट लाइन पे नहीं आता, इंडिफरेंस कर्व पे तो आता है। खुशी तो बड़ी होती है मर्सिडीज देख के, पर खरीद नहीं सकते क्योंकि बजट में नहीं आता, बजट लाइन से बाहर है, तो अनअटेनेबल पॉइंट से अबव द बजट लाइन है, तो ये नहीं खरीद सकते। अब देखते हैं IC2, IC3 का पत्ता कट हो गया, IC3 का पत्ता कट हो गया क्योंकि वो बजट से बाहर है, ठीक है। IC2 देखो, IC2 ये रहा, IC2 तुम देखो ये सारे का सारा बजट लाइन के ऊपर है, ये भी सारे का सारा बजट लाइन के ऊपर है, पर एक पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है जो बजट लाइन को कट करता है। अच्छा जी, IC1 देखो, वैसे तो मैम IC1 क्यों ही देखना, क्योंकि IC2 जो है वो IC1 के ऊपर है और हायर IC हायर सेटिस्फैक्शन देता है, तो मुझे IC2 IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा। तो अगर मेरा IC2 का कोई पॉइंट है जो बजट लाइन पे है, वो मुझे पक्का इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, और अगर वो बजट में भी आ रहा है तो मैं उसी को खरीदूंगी। सही बात है। IC1 अगर तुम देखो तो IC1 का ये पॉइंट बजट लाइन पे है, ये पॉइंट बजट लाइन पे है, लेकिन मैं ये खरीदूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि IC1 IC2 के नीचे है, तो मुझे वो हायर सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो इनका पत्ता भी कट हो गया। दूसरी चीज तुम देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो IC1 के पॉइंट है, यहां पर तुम देखो इंडिफरेंस कर्व ना बेटा बजट लाइन को कट करके निकल रहा है, कट करके निकल रहा है। और मैंने बोला था कट नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, टच करके निकले तो अच्छी बात है, टक से करके मौत निकल गई, ठीक है, तो टच करके निकलना चाहिए, तो टेंजेंट है। तो यहीं पर IC2 पर ही सिर्फ इकलौता ये ऐसा पॉइंट है जहां पर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, सो दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पर मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन सकता है। एक बार फिर से समरी दी जाए तो वैसे तो IC3 सबसे अच्छी लग रही है, पर बजट से बाहर है, तो सिर्फ अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा, पैसा भी चाहिए। तो IC3 के सारे पॉइंट अनअटेनेबल है क्योंकि बजट लाइन नीचे है। IC1 के पॉइंट्स तो अटेनेबल हैं, पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टेंजेंट नहीं है। और IC1 से ऊपर तो IC2 बैठा है, उससे हायर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो IC2 से हायर सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, और ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट भी है। देखो IC2 ये टेंजेंट है, वो टच करके निकल रही है, और वो कन्वेक्स भी है, तो IC2 मेरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो IC2 पे ये मेरा पॉइंट आया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, ठीक है जी। तो बस इसको एक बार ये देख लो कि इसको बनाना कैसे है। अगर तुम्हारे पेपर में बनाना आ जाता है कि मुझे बनाकर दिखाओ कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलेगा, तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम OX एक्सिस बनाओगे,
तुम ओ वाई एक्सिस बनाओगे और फिर सबसे पहले तुम एक बजट लाइन बना दोगे। बन गई जो बजट लाइन, इस बजट लाइन को नाम दे देना, ए बी नाम दे देना बजट लाइन को। फॉर एग्जांपल एक इंडिफरेंस कर्व ऊपर हवा में बना देना, एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना देना जो कट करके जा रही है, और एक इंडिफरेंस कर्व इन दोनों के बीच में बनाना जो बजट लाइन को बस टच करके निकल गई है, जो बजट लाइन को बस ऐसे टच करके निकल गई है। तो जो सबसे ऊपर है वो अनअटेनेबल है, जो नीचे है IC1, एक तो वैसे वो अटेनेबल नहीं, एक तो वैसे सॉरी अटेनेबल तो है बट वो IC2 के नीचे है, तो फिर कम सेटिस्फैक्शन दे रही है, और दूसरा वो इंटरसेक्ट भी कर रही है, मुझे तो टेंजेंट चाहिए। यहां पर IC2 पे ये टेंजेंट भी हो रहा है, प्लस जो IC2 है मेरा वो IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है, तो IC2 जो है मेरा वो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये मेरा पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो तुम क्या करोगे, एक बजट लाइन बनाओगे, एक IC हवा में बनाओगे, एक IC कट करके दिखाओगे, और एक IC टच करके निकल जानी चाहिए। ये तुम्हारी पूरी अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर तुम लिखोगे गुड एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर तुम लिख दोगे गुड वाई जो कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, ठीक है। बस अब एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर याद कर लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जो आता है वो ये है कि अगर MRS एक्स वाई इसको लिख दिया जाता है। MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि IC का स्लोप है। एक्स वाई मतलब कि एक्स और वाई गुड्स का, दो गुड्स लेते हैं ना एक्स और वाई, अगर ये ठीक है हमारे PX/PY के बराबर है, ठीक है, PX/PY के अगर बराबर है, देखो PX/PY मैं एक बार तुम्हें फिर से दिखा रही हूं, ठीक है। PX/PY हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि देखो PX/PY क्या है, मेरा स्लोप ऑफ बजट लाइन है, बजट लाइन का स्लोप है, ठीक है, P1/P2, यानी कि PX/PY ये मेरा क्या है, स्लोप है बजट लाइन का, ठीक है जी। तो अगर मेरा MRS XY PX/PY का के बराबर है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अगर अरे यार MRS XY जो है वो ग्रेटर है PX/PY से, तो क्या होगा। सिमिलरली अगर MRS XY जो है वो लेस है PX/PY से, तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये वाला केस है, मैं तुम्हें ज्यादा इनडेप्थ नहीं समझाऊंगी क्योंकि इनडेप्थ नहीं पूछा जाता है, बस इसका आंसर पूछा जाता है, ठीक है। अगर केस नंबर ये वाला है तो ऐसे केस में कंज्यूमर विल कंज्यूम, हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या कंज्यूम करेगा, द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। कंज्यूमर X को ज्यादा खरीदेगा, Y को कम खरीदेगा, जिसकी वजह से जो मेरा MRS है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा, और एक पॉइंट पे आते आते MRS क्योंकि ज्यादा है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा, और गिरता गिरता वो PX/PY के बराबर हो जाएगा। पर जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ Y को ज्यादा खरीदेगा, लेस ऑफ X को कम खरीदेगा, और इससे क्या होगा, मेरा MRS जो है वो बढ़ने लग जाएगा कंपैरेटिवली, एंड वो क्या कहते हैं फिर से PX/PY के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरा MRS और PX/PY बराबर है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर MRS ज्यादा है PX/PY से तो कंज्यूमर X को ज्यादा खरीदेगा, Y को कम खरीदेगा, और अगर MRS कम है PX/PY यानी बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, Y को ज्यादा खरीदेगा, X को कम खरीदेगा, और फिर से एक बार आके हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा, MRS फिर से PX/PY के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है लास्ट पॉइंट, एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा। आई होप तुम्हें पूरा लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा। अगर किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम अगली वीडियो में डिमांड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये पूरे का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूनिट हमारा होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।